पहले वीडियो में हमने बात की थी कि इन्वेस्टिगेशंस होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो उस समय में गैस्ट्रिक एसिडिटी को लेकर भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, जिनके बारे में हम बात करेंगे। बहुत जगह भ्रम फैला हुआ था कि कन्वेंशनल टेस्ट की कुछ चीज़ें अप्रिशिएट होनी चाहिए। अब जेम्स ने गाइड किया था कि टेस्ट किस प्रकार से हो सकते हैं गैस्ट्रिक एसिडिटी के। गैस्ट्रिक ट्यूब से जब गैस्ट्रिक एसिडिटी के रीजंस चेक किए जाते हैं तो जेम्स का कहना था कि जो गैस्ट्रिक ट्यूब है वो स्टमक की बॉडी में जाना चाहिए और उस स्टमक के कार्डिया के पास कॉइल नहीं होना चाहिए, उसकी बॉडी में होना चाहिए। और ये इस पोजीशन को हम रेडियोग्राफिकली चेक कर सकते हैं विद मैग्नेट टिप्ड ट्यूब एंड कंपास। जेम्स का ये भी कहना था कि हिस्टामीन का एक सिंगल इंजेक्शन जो है सेक्रेटरी स्टिमुलस के लिए स्टमक में सिक्रीशन होने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए 0.5 mg के हिस्टामीन इंजेक्शंस हर 20 मिनट के बाद 4 इंजेक्शंस देने पड़ सकते हैं टेस्ट को प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए एंड प्रॉपर सिक्रेटरी स्टिमुलस के लिए। अब आगे के ने जो ऑगमेंटेड हिस्टामीन टेस्ट दिया उसमें हिस्टामीन के साइड इफ़ेक्ट्स जो है उन्होंने ब्लॉक किए एंटी हिस्टामीन ड्रग से, लेकिन एंटी हिस्टामीन ड्रग जो है अपना सिक्रेटरी इफेक्ट जो है हिस्टामीन का स्टमक पे वो नहीं एंटागोनाइज करती थी, उसके अगेंस्ट काम नहीं करती थी, लेकिन बाकी साइड इफ़ेक्ट्स को सबसाइड करती थी के अकॉर्डिंग। वहीं टॉफर रिएजेंट का टर्निंग पॉइंट ये रहा कि उसका pH 3 था और हाइपो एसिडिटी होती थी, इसीलिए वो एक इंडिकेटर से डिटेक्ट होने की वजह pH मीटर से ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट हो सकता था। उसी दौरान अराउंड 1958 के दौरान विट्स ने डाइग्नेक्स DIAGNEX टेस्ट डिस्क्राइब किया, जिसमें बेसिकली एक स्पेशल एक्सचेंज रेजन देते हैं ओरली पेशेंट को, ओरली यानी बाय माउथ पेशेंट को, और उसके बाद क्विनीन इज़ रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंड देन दैट क्विनीन इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और उससे उसमें उसको एस्टिमेट लगा के आप जज कर सकते हो कि गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन है कितनी या नहीं है। उस दौरान कई बार ये मान लिया जाता था कि यदि हिस्टामीन फास्ट एक्लोरहाइड्रिया प्रेजेंट है तो स्पाइनल कॉर्ड डिजेनरेशन भी होगा ही होगा पेशेंट में, और बहुत बार ऐसा होता है कि पर्नीशियस एनीमिया और स्पाइनल कॉर्ड डिजेनरेशन के केस में सालों तक अंदर अंदर बॉडी डिजीज्ड होती रहती है और सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। लेकिन फिर आगे ये पाया गया कि जिसका डायग्नोसिस हुआ था स्पाइनल कॉर्ड डिजेनरेशन का, क्योंकि हिस्टामीन फास्ट एक्लोरहाइड्रिया किसी और चीज़ की वजह से हुआ था, और 1 साल तक देखा गया कि बोन मैरो में कोई चेंज नहीं है, ब्लड की पिक्चर में कोई चेंज नहीं है, उसका डायग्नोसिस जनरली गलत प्रूव हुआ क्योंकि उसमें फोलिक एसिड का रोल एस्टिमेट नहीं किया गया था उस पेशेंट में कि फोलिक एसिड की वजह से भी कोई सिमिलर सिम्टम अराइज हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ केसेस के ऐसे एग्जाम्पल सामने आने लगे जो पर्नीशियस एनीमिया को और ज़्यादा क्लियर बनाने लगे। स्टीवसन और उनके कलीग्स ने नोटिस किया कि एक 7.5 साल का बच्चा है जिसको पर्नीशियस एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक मैरो है एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ विटामिन B12 है इन ब्लड सीरम। उसमें उन्होंने देखा कि इंट्रिंसिक फैक्टर भी कम्प्लीटली एब्सेंट है जब रेडियो एक्टिव B12 की स्टडी की गई। अब उन्होंने देखा कि 6 में से 5 केसेस में तो ऑफ पर्नीशियस एनीमिया चाइल्डहुड में जो होते हैं उनमें से 6 में से 5 केसेस में फ्री हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इससे वो इस कंक्लूजन पे आए कि गैस्ट्रिक लीजन ऑफ पर्नीशियस एनीमिया इज़ अ रिजल्ट ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से गैस्ट्रिक लीजन्स होते हैं एंड नॉट अ फैक्टर इन पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज़। यानी ऐसा वो फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से वो डिजीज़ हो रहा है, लेकिन वो जो लीजन्स है वो B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं। एक और चीज़ को कंसिडर किया जाने लगा उस वक्त पर्नीशियस अनीमिया में डायग्नोसिस के लिए, विच इज़ एक्सक्रीशन ऑफ यूरोपेप्सिनोजन। अब यूरोपेप्सिनोजन एक एंजाइम है जो स्टमक द्वारा सीक्रेट होती है और यूरिन में के द्वारा एक्सक्रीट होती है। उसकी वैल्यू से वो डिटरमाइन करते थे कि पर्नीशियस अनीमिया हो सकता था या नहीं। तो जब एक्सक्रीशंस रिड्यूस्ड होते थे यूरोपेप्सिनोजन के, तो वो पॉजिटिव टेस्ट रहता था उसके लिए कि एक्लोरहाइड्रियस पेशेंट में है। लेकिन ये पाया जाने लगा कि यूरोपेप्सिनोजन का एक्सक्रीशन जो है और भी डिजीज़ में लो रहता है, और इससे ये पर्नीशियस एनीमिया का डायग्नोसिस कंफर्म नहीं करता है।
लेकिन दूसरी तरफ यदि यूरोपेप्सिनोजन का एक्सक्रीशन हाई है यूरिन में, तो ये ज़रूर माना जाता था कि पर्नीशियस एनीमिया उस पेशेंट में नहीं है। पर्नीशियस एनीमिया के डायग्नोसिस को एक्सक्लूड कर दिया जाता था। यूरोपेप्सिनोजन का यही हाई एक्सक्रीशन जो है उन डायग्नोसिस में बड़ा काम आया, जब ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है एक प्रोबेबल डायग्नोसिस के बेसिस पे, और ब्लड पिक्चर नॉर्मल आती है, तो अभी हाई एक्सक्रीशन है यूरोपेप्सिनोजन का, तो ये माना जाता है कि पर्नीशियस एनीमिया इस पेशेंट में नहीं रहा होगा या नहीं है इस वक्त। धीरे धीरे गैस्ट्रिक बायोप्सी का भी रोल काफ़ी पाया जाने लगा लीजन्स का स्टमक में जो थे उनके टाइप डायग्नोस करने के लिए कि किस वजह से हैं। मैग्नस एंड अंगले उन्होंने दिखाया कि जो स्टमक की एट्रोफी है, इट इज़ present entirely in 2/3 of the stomach, especially the whole of the upper 2/3 of the stomach, including both the muscular layers of the stomach. और ये फाइंडिंग जो है ट्रीटमेंट की तरफ रिफ्रैक्टरी है, इट इज़ रिफ्रैक्टरी टू द ट्रीटमेंट, मतलब कि इस चीज़ को ट्रीट करने में डिफ़िकल्टी होती है। गैस्ट्रिक बायोप्सी की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा इसीलिए हुई क्योंकि गैस्ट्रोस्कोपी जो है उस वक्त फ्रीक्वेंटली इनफेक्टिव रहने लगी कॉज डिटरमाइन करने में कि जो अभी स्टमक में दिक्कत है वो गैस्ट्रिक अट्रोफी की वजह से है या फिर वो म्यूकोजल अबनॉर्मलिटी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से प्रेजेंट है। वहीं म्यूकोसल बायोप्सी एग्जैक्ट कॉज डिटरमाइन करने में काफ़ी मददगार रही उस वक्त, एंड पर्नीशियस एनीमिया के केसेस में ये काफ़ी इंस्ट्रक्टिव रही। इसी गैस्ट्रिक बायोप्सी या म्यूकोजल बायोप्सी की हेल्प लेके वुड्स और उनके कलीग्स ने डिटरमाइन किया कि पर्नीशियस एनीमिया के कुछ केसेस में तो हमेशा ही गैस्ट्रिक एट्रोफी रही है, लेकिन वहीं कुछ और केसेस थे जिसमें एक टाइम पे तो गैस्ट्रिक एट्रोफी रही और दूसरे ही टाइम पे उनमें एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस रहा है। और क्वेश्चन फिर से इसी वजह से वहीं वापस आ गया कि पर्नीशियस एनीमिया में एकाइलिया आखिर होता क्यों है। एकाइलिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और यही फिर से आ गया कि वो डिज़ीज़ का पैथोजेनेसिस है या फिर वो मतलब डिज़ीज़ के बाद वाले सिम्टम्स की वजह से है। तो किसी में अब ये कंक्लूजन निकाले जाने लगा कि किसी में हो सकता है जेनेटिक कारणों की वजह से वो प्रेजेंट रहा हो, या किसी में एक्वायर्ड रहा हो कि डिजीज़ के बाद वो सिम्टम डेवलप रहा हो। अब गैस्ट्रिक एट्रोफी और एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में क्या फ़र्क है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। गैस्ट्रिक एट्रोफी में जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो थिन हो जाती है और ऐसी सेल्स का लॉस होता है जो काफ़ी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हो सकती हैं वो सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो सेल्स उनका लॉस हो जाता है गैस्ट्रिक एट्रोफी में। इन सेल्स के लॉस की वजह से वो चीज़ें सिक्रीट नहीं हो पाती हैं जो हमारे स्टमक में डाइजेशन में हेल्प कर सकती हैं। वहीं एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में चेंज तो होता है स्टमक लाइनिंग में, लेकिन वो सूजन के साथ होता है, वो क्रॉनिक होता है, बहुत लंबा चलता है और उसकी स्टमक की लाइनिंग की जो सेल्स है वो अपने आप को मिमिक कर लेती हैं या ऐसा दिखाती हैं कि वो इंटेस्टिनल सेल्स जैसी दिखने लग जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो जिस टॉपिक से कंसर्न है उसमें हम ये देखेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ सीरम विटामिन B12 एंड रेडियो एक्टिव विटामिन B12 कैसे शुरू हुआ था। Please like this video, share this video and subscribe to the channel. Thank you so much.